नमस्कार। सुप्रसिद्ध उपन्यास गबन पाठन के भाग 47 में आपका स्वागत है। पिछले पठन के अंत में हमने जाना था कि जब जौहरा ने जालपा का सारा हाल रमानाथ को कह सुनाया, तब रमानाथ अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए आतुर हो उठा। वह तुरंत ही देवीदीन के घर जा पहुंचा। उसने जालपा से कहा कि वह जज को सारी सच्चाई बता देगा और तुरंत ही जज के बंगले की तरफ निकल पड़ा। इसके आगे की कहानी जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का अंक गबन भाग 47। दरोगा को भला कहाँ चैन। रमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उनका इंतज़ार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए और देवीदीन के घर जा पहुँचे। वहाँ मालूम हुआ कि रमा को यहाँ से गए आधे घंटे से ऊपर हो गया। फिर थाने लौटे। वहाँ रमा का अब तक पता न था। समझे देवीदीन ने धोखा दिया, कहीं उन्हें छिपा रखा होगा। सरपट साइकिल दौड़ाते हुए फिर देवीदीन के घर पहुँचे और धमकाना शुरू किया। देवीदीन ने कहा, विश्वास न हो, घर की खाना तलाशी ले लीजिए। और क्या कीजिएगा? कोई बहुत बड़ा घर भी तो नहीं है। एक कोठरी नीचे है, एक ऊपर। दरोगा ने साइकिल से उतरकर कहा, तुम बतलाते क्यों नहीं, वह कहाँ गए? देवीदीन, मुझे कुछ मालूम हो तब तो बताऊं साहब। यहाँ आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। दरोगा, वह कब इलाहाबाद जा रही है? देवीदीन, इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी ने कोई बातचीत नहीं की। जब तक हाईकोर्ट का फैसला न हो जाएगा वह यहाँ से न जाएंगी। दरोगा, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आता। यह कहते हुए दरोगा नीचे की कोठरी में घुस गए और हर एक चीज़ को गौर से देखा। फिर ऊपर चढ़ गए। वहाँ 3 औरतों को देखकर चौंके। जौहरा को शरारत सूझी तो उसने लंबा सा घूंघट निकाल लिया और अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दरोगा जी को शक हुआ, शायद हजरत यह भेष बदले तो नहीं बैठे हैं। देवीदीन से पूछा, यह तीसरी औरत कौन? देवीदीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी कभी बहू से मिलने आ जाती है। दरोगा, मुझी से उड़ते हो बच्चा? साड़ी पहनाकर मुलजिम को छिपाना चाहते हो? इनमें कौन जालपा देवी है? उनसे कह दो नीचे जाएं। दूसरी औरत को यहीं रहने दो। जालपा हट गई तो दरोगा जी ने जौहरा के पास जाकर कहा, क्यों हजरत, मुझसे यह चालें? क्या कहकर वहाँ से आए थे और यहाँ आकर मज़े में आ गए। सारा गुस्सा हवा हो गया। अब यह भेष उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है। यह कहकर उन्होंने जौहरा का घूंघट उठा दिया। जौहरा ने ठट्टा मारा। दरोगा जी मानो फिसलकर विस्मय सागर में गिर पड़े। बोले, अरे तुम हो जौहरा, तुम यहाँ कहाँ? जौहरा, अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ। और रमानाथ कहाँ गए? तुम्हें तो मालूम ही होगा, वह तो मेरे यहाँ आने के पहले ही चले गए थे। फिर मैं यहीं बैठ गई और जालपा देवी से बातें करने लगी। अच्छा, जरा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। जौहरा ने बनावटी कौतूहल से कहा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुँचे? ना, न जाने कहाँ रह गए। रास्ते में दरोगा ने पूछा, जालपा कब तक यहाँ से जाएंगी? जौहरा, मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है, उसके जाने की अब ज़रूरत नहीं है, शायद रास्ते पर आ जाए। रमानाथ ने बुरी तरह डांटा है, उनकी धमकियों से डर गई है। दरोगा, तुम्हें यकीन है कि अब यह कोई नई शरारत नहीं करेगी? जौहरा, हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। दरोगा, तो फिर यह कहाँ गया? जौहरा, कह नहीं सकती। दरोगा, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इत्तला देना ज़रूरी है। ज़्यादा पी तो नहीं गया था? जौहरा, पिए हुए तो थे। दरोगा, तो फिर कहीं गिरा गिरा पड़ा होगा। इसने बहुत दिक किया,
तो मैं ज़रा उधर जाता हूँ, तुम्हें पहुँचा दूँ तुम्हारे घर तक। ज़ोहरा, बड़ी इनायत होगी। दरोगा ने ज़ोहरा को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको ज़रा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया, मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने का जी नहीं चाहता ज़ोहरा, चलो आज कुछ गपशप हो। बहुत दिन हुए तुम्हारी करम की निगाह नहीं हुई। ज़ोहरा ने जीने के ऊपर एक कदम रखकर कहा, जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब से इत्तला तो कीजिए, यह गपशप का मौका नहीं है। दरोगा ने मोटरसाइकिल से उतरकर कहा, नहीं, अब मैं जाऊंगा ज़ोहरा, सुबह देखी जाएगी, मैं भी आता हूँ। ज़ोहरा, आप मानते नहीं हैं, शायद डिप्टी साहब आते हों, आज उन्होंने कहला भेजा था। दरोगा, मुझे चकमा दे रही हो ज़ोहरा, देखो इतनी बेवफाई अच्छी नहीं है। ज़ोहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद कर लिया और ऊपर खिड़की से सिर निकालकर बोली, आदाब अर्ज़। दरोगा घर जाकर लेट रहे। 11 बज रहे थे। नींद खुली तो 8 बज गए थे। उठकर बैठे ही थे कि टेलीफोन पर पुकार हुई। जाकर सुनने लगे। डिप्टी साहब बोल रहे थे, इस रमानाथ ने बड़ा गोलमाल कर दिया है, उसे किसी दूसरे जगह ठहराया जाएगा। उसका सब सामान कमिश्नर साहब के पास भेज देना। रात को वह बंगले पर था या नहीं? दरोगा ने कहा, जी नहीं, रात मुझसे बहाना करके अपनी बीवी के पास चला गया था। डिप्टी, तुम उसको क्यों जाने दिया? हमको ऐसा डर लगता है कि उसने जज से सब हाल कह दिया है। मुकदमा का जांच फिर से होगा। आपसे बड़ा भारी ब्लंडर हुआ है। सारा मेहनत पानी में गिर गया। उसको ज़बरदस्ती रोक लेना चाहिए था। दरोगा, तो क्या वह जज साहब के पास गया था? डिप्टी, हाँ साहब, वहीं गया था और जज भी कायदा को तोड़ दिया। वह फिर मुकदमा का पेशी करेगा। रमा अपना बयान बदलेगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं है और यह सब आपका बंगलिंग है। हम सब उस बाढ़ में बह जाएगा। ज़ोहरा भी दगा दिया। दरोगा उसी वक्त रमानाथ का सब सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले। रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पावे तो समूचा ही निगल जाएं। कमबख्त को कितना समझाया, कैसी कैसी खातिर की, पर दगा कर ही गया। इसमें ज़ोहरा की भी साठ गांठ है। बीवी की डांट फटकार करने का महज बहाना था। ज़ोहरा बेगम की तो आज ही खबर लेता हूँ, कहाँ जाती है। देवी दीन से भी समझूंगा। 1 हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हलचल रही, उसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात की रात और दिन के दिन इसी जिक्र में चक्कर खाते रहते थे। अब मुकदमे से कहीं ज़्यादा अपनी फिक्र थी। सबसे ज़्यादा घबराहट दरोगा को थी। बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी और खुद बिल्कुल अलग हो गए। इस मुकदमे की फिर पेशी होगी, इसकी सारे शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेजी न्याय के इतिहास में यह घटना सर्वथा अभूतपूर्व थी। कभी ऐसा नहीं हुआ। वकीलों में इस पर कानूनी बहसें होती। जज साहब ऐसा कर भी सकते हैं, मगर जज दृढ़ था। पुलिस वालों ने बड़े बड़े जोर लगाए। पुलिस कमिश्नर ने यहाँ तक कहा कि इससे सारा पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा, लेकिन जज ने किसी की न सुनी। झूठे सबूतों पर 15 आदमियों की ज़िंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी सिर पर लेना उसकी आत्मा के लिए असह्य था। उसने हाईकोर्ट को सूचना दी और गवर्नमेंट को भी। इधर पुलिस वाले रात दिन रमा की तलाश में दौड़ धूप करते रहते थे, लेकिन रमा न जाने कहाँ जा छिपा था कि उसका कुछ पता ही न चलता था। हफ्तों सरकारी कर्मचारियों में लिखा पढ़ी होती रही। मनो कागज स्याह कर दिए गए। उधर समाचार पत्रों में इस मामले पर नित्य आलोचना होती रहती थी। एक पत्र ने जालपा से मुलाकात की और उसका बयान छाप दिया। दूसरे ने ज़ोहरा का बयान छाप दिया। इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखिया उधेड़ दी। ज़ोहरा ने तो लिखा था कि मुझे
50 रुपए रोज इसलिए दिए जाते थे कि रमानाथ को बहलाती रहूं और उसे कुछ सोचने या विचार करने का अवसर न मिले। पुलिस ने इन बयानों को पढ़ा तो दांत पीस लिए। जौहरा और जालपा दोनों कहीं और जा छिपी, नहीं तो पुलिस ने ज़रूर उनकी शरारत का मज़ा चखाया होता। आखिर 2 महीने के बाद फैसला हुआ। इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ, जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो, फिर भी रोज़ 10-12 हज़ार आदमी जमा हो जाते थे। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मुलजिमों में कोई मुखबिर बन जाए, पर उसका उद्योग सफल न हुआ। दरोगा जी चाहते तो नई शहादतें बना सकते थे, पर अपने अफसरों की स्वार्थपरता पर वह इतने खिन्न हुए कि दूर से तमाशा देखने के सिवा और कुछ न किया। जब सारा यश अफसरों को मिलता है और सारा अपयश मातहतों को, तो दरोगा जी को क्या गरज पड़ी थी कि नई शहादतों की फिक्र में सिर खपाते। इस मामले में अफसरों ने सारा दोष दरोगा ही के सर पर मढ़ा। उन्हीं की बेपरवाही से रमानाथ हाथ से निकला। अगर ज़्यादा सख्ती से निगरानी की जाती तो जालपा कैसे उसे खत लिख सकती और वह कैसे रात को उससे मिलता। ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के सिवा और क्या किया जा सकता था। तबेले की भला बंदर के सिर गई। दारोगा तनज्जुल हो गए और नायब दारोगा का तराई में तबादला कर दिया गया। जिस दिन मुलजिमों को छोड़ा गया, आधा शहर उनका स्वागत करने को जमा था। पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा, पर दर्शक जमा हो ही गए। लोग जालपा को भी खींच ले गए। पीछे पीछे देवीदीन भी पहुंचा। जालपा पर फूलों की वर्षा हो रही थी और जालपा देवी की जय से आकाश गूंज रहा था। मगर रमानाथ की परीक्षा अभी समाप्त न हुई थी। उस पर दरोग बयानी का अभियोग चलाने का निश्चय हो गया। इसी के साथ आज का पठन समाप्त होता है। आज के अंक का सुविचार कुछ इस प्रकार है। निराशा एक मानसिक अंधकार है, इसे स्वयं पर कभी हावी न होने दीजिए। आशा की किरण ज़रूर नज़र आएगी। आज के पठन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।